चल गाइस, आज जो हम लोग अपना बी हाइव में 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, अभी जो है हम लोग ये इस वाले चैप्टर करेंगे, फिर इसके बाद फिर ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे, फिर चैप्टर करेंगे, फिर टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग करेंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर है, और इसलिए उनके दिमाग को जो है बोला जाता है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्योंकि उनको जो है एक जीनियस माना जाता है, उनको एक जीनियस की तरह जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे जो हैं थ्योरीज़ साइंस से रिलेटेड जो है उन्होंने हमको दिए, जो आज तक जो है पूरे वर्ल्ड के काम आ रही है। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है इन्वेंशंस की हैं जो वर्ल्ड के डेवलपमेंट में काम आई हैं। तो किस तरीके से उनका क्या सफ़र रहा, एक छोटा सा जो है इसका हम कह सकते हैं समरी टाइप आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। वैसे तो उनकी बायोग्राफी जो बहुत बड़ी है, बट एक छोटा सा फॉर्म जो है आप लोगों की इस स्टोरी में दिया गया, इसके थ्रू वो बताना चाहते हैं अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन। सो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, सो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मनी में, एंड विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। और कहते हैं ऐसा उनके जन्म के वक्त कुछ कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि पता लगे कि ये पर्सन जो है बहुत ग्रेट बनने वाला है और इसका बहुत नाम होने वाला है दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उनका भी जन्म होता। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और कहता है ऐसा नहीं, बल्कि उनकी मदर तो बचपन में एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर थी वो समझती थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक फ्रीक है। फ्रीक माने एक जो पागल होता है, जिसमें दिमाग कम होता है, जो ऐसी अनयूजुअल बिहेवियर जिसका होता है, जो पागलों से हरकत करता है, उसको बोलता है। तो उनकी मदर को तो यही लगता था कि ऐसे ही जो है ये कम दिमाग वाला बालक है और ऐसी हरकतें करता है। तो उनकी मदर को तो ऐसा लगता था। एंड टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। और ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि उनको ये भी लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सर है वो बाकी नॉर्मल बच्चों के मुकाबले थोड़ा बड़ा भी है, तो इसलिए उनको लगता था कि इसके दिमाग में जो है कुछ कमी है। सो एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजन टॉकिंग। तो आइंस्टीन जो थे वो 2.5 साल की उम्र तक जो है वो बोला नहीं था, उन्होंने बोलना नहीं सीखे थे। एंड व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब फाइनली 2.5 साल बाद उन्होंने बोलना सीखा तो वो ऐसा बोले कि वो हर एक शब्द को जो है 2-2 बार रिपीट करा करते थे, 2-2 बार बोलते थे। And Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring। और आइंस्टीन को जो है कुछ पता नहीं था कि जो है बाकी बच्चों के साथ कैसे खेलना है, क्या करना है उनके साथ। तो जो बाकी बच्चे थे वो अक्सर उनको जो है ब्रदर बोरिंग करके जो उनको बुलाया करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो यही कारण था कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ज़्यादातर टाइम जो है सिर्फ अपना अकेले में गुजारते थे, और वो अकेले जो है इस टाइम को अपने खुद ही गेम्स बनाते थे और खेलते थे। एंड ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। ज़्यादातर उनको जो अपने खिलौनों में पसंद थी चीज़ें, वो मैकेनिकल टॉयज़ उनको ज़्यादा पसंद थे। ठीक है, मैकेनिकल टॉयज़ यानी कि जिनमें टायर्स लगे होते हैं, जो मशीनरी से चलते हैं, मशीनरी टाइप जिनमें होती है खिलौनों में, वो उन्हें ज़्यादा पसंद थे। So looking at his first newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो यही तो मतलब मैकेनिकल टॉयज से उनको इतना हम कह सकते हैं कि प्यार था, उन्हें अच्छे लगते थे कि जब उन्होंने अपनी न्यूली बॉर्न सिस्टर को देखा, उन्होंने माजा उनकी सिस्टर का नाम था, तो वो भी छोटे थे उस वक्त, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने देख के कहा कि हाँ है तो ये प्यारी है तो अच्छी, पर इसके टायर कहाँ पर हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि हर छोटी चीज़ जो है खिलौना ही होता है, तो उनको लगा कि वो बहन भी जो है वो खिलौना ही है, तो कहते इसके टायर कहाँ पर है। So a headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। तो एक बार जब आइंस्टीन के फादर स्कूल भी गए थे तो बताते हैं हेडमास्टर से उनकी बात चल रही थी, तो हेडमास्टर ने उनके फादर को बोला कि तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसके प्रोफेशन को लेके, क्योंकि आइंस्टीन जो है वो उनको लगता था बहुत ही सुस्त बालक है और ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा तुम प्रोफेशन को लेकर ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जहाँ तक मैं बच्चों को जानता हूँ ये एक ऐसा बच्चा है, ये कुछ भी करेगा पर उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। उनको ये लगता था उनके हेडमास्टर को कि ये ज़्यादा कामयाब होने वाला बच्चा नहीं है। तो उनके फादर को बोलते थे तुम ज़्यादा चिंता मत करो, इसके पीछे ज़्यादा मत पड़ो, ये तो कुछ जो भी करना होगा थोड़ा बहुत अपने आप कर लेगा। सो आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। तो बताते हैं आइंस्टीन ने जो है 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना भी सीखा था, और वो इसलिए नहीं कि उनको मन करता था या उनको जो है इस चीज़ को सीखने का मन था, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखे, तो इसलिए वो सीखने लगे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेटर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ।
लाइफ, ठीक है। तो अब बताते हैं, मतलब वो फिर उन्होंने जो वायलिन बजाना सीखा वो उन्होंने बड़ी शिद्दत से सीखा, इतने अच्छे से सीखा, उन्हें बहुत ही अच्छा आ गया और वो क्या बन गए, एक वायलिनिस्ट बन गए, माने एक एमेटियर वायलिनिस्ट, यानी कि खुद के पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए, मतलब ऐसा नहीं कुछ शोज़ वगैरह कर रहे हैं किसी और के लिए बजा रहे हैं, वो अपने खुद के लिए उसको बजाते थे और उनको अच्छा फील होता था। और उनका ये जो स्किल था वायलिन बजाने का, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है इस स्किल को मेंटेन रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, पर मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे नहीं थे कि वो बुरे लोगों में या बुरे इंसान में गिने जाते थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। और तो म्यूनिच भी जर्मनी में है, तो वो हाई स्कूल जो है उन्होंने अपने म्यूनिच से कंप्लीट करा था, और जहाँ पर उनकी फैमिली जब वो 15 मंथ के थे तब उन्हें लेके चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी म्यूनिच। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो पढ़ाई में तो ऑफकोर्स वो मतलब बचपन से ही होशियार थे और अच्छे थे पढ़ाई में, उनका मन करता था, अच्छा लगता था उनको पढ़ाई करना, तो हाई स्कूल में जो उनके सभी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। एंड आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। तो जो मतलब एक उनका जो आइंस्टीन का था, आइंस्टीन का जो है डिसिप्लिन को लेके अक्सर जो है स्कूल वालों के साथ बड़ा झगड़ा रहता था। आइंस्टीन को लगता था कि रेजिमेंटेशन कहते हैं कि मतलब रूल रेगुलेशन थोपना, एक तरीके से डिसिप्लिन बना के रखना। तो आइंस्टीन को लगता था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जो बहुत ही मतलब फेमिलियर होनी चाहिए बच्चे के लिए, बहुत ही इंजॉयमेंट वाली होनी चाहिए, कि बच्चा जितना वहाँ पे ओपन रहेगा, जितना उसको अच्छा लगेगा, वो उतनी नई नई चीज़ सीख पाएगा। तो आइंस्टीन का अक्सर इस टॉपिक को लेकर अपने स्कूल के टीचर्स के साथ जो हमेशा झगड़ा रहता था। एंड एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और मतलब बताते हैं कि 15 साल की उम्र में उनको इतना ज़्यादा जो है मतलब वहाँ पे इतना उनको स्टिफल्ड लगने लगा, स्टिफल्ड यानी इतने परेशानी होने लगी उन्हें स्कूल में, या हम कह सकते हैं तेरे दम घुटने लगा उनका स्कूल में, कि उन्होंने स्कूल ही जो है छोड़ दिया, कि अगर तुम ऐसे रूल रेगुलेशन बना के रखोगे, ऐसे डिसिप्लिन चाहिए, तो मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद देयर रिलेटिव्स। तो फिर बताते हैं उस साल जो उनके एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो लोग जो है मिलान शहर है वहाँ चले गए थे, और एल्बर्ट को जो है वो उनके रिलेटिव्स के यहाँ पे छोड़ जाते हैं। एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच। तो फिर जब काफ़ी डिस्कशन हुआ उनका अपने पेरेंट्स के साथ, तो आइंस्टाइन ने आखिरकार उनको मना लिया कि वो जो है स्विट्ज़रलैंड पढ़ाई करने जाएंगे, और जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर जो है म्यूनिच के मुकाबले काफ़ी लिबरलाइज चीज़ें हैं। लिबरलाइज माने जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, लोग काफ़ी ओपन है और काफ़ी गुड डिसिप्लिन वगैरह की कोई ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं होती, लिबरलाइज है। तो उनको ऐसा ही माहौल चाहिए था कि जहाँ पर वो खुल के काम कर सके, जहाँ पर खुल के पढ़ाई कर सकें। सो आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो आइंस्टीन का जो है मतलब मैथमेटिक्स तो जो है वो हाईली गिफ्टेड थे, हाईली गिफ्टेड यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थे, मैथमेटिक्स में उनका दिमाग बहुत ही अच्छा चलता था, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते थे, उनको सब आता था, और फिजिक्स में उनका बहुत बढ़िया इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। और यही कारण था कि जब उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म करा तो स्कूल के लास्ट में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी वो फर्दर स्टडीज़, फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था, फिजिक्स में फर्दर स्टडीज़ करने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी या ज्यूरिच में वो उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। पर कहते हैं सिर्फ साइंस ही वो एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने उनको जो है उस डैशिंग यंग मैन को, डैशिंग यंग मैन किसको बोले जा रहे हैं यहाँ पे, एल्बर्ट आइंस्टीन को, कि उस यंग मैन को जो है वही वो वॉलरस मुस्टेच के साथ जो है वो उसको इम्प्रेस करती और वो उसको साइंस ही जो है उनको वहाँ लेके जाती, ऐसा नहीं था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। ठीक है, तो मतलब सिर्फ यही नहीं था कि वो साइंस के कारण ही जो यूरिच यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे। बताते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की एक करीबी फ्रेंड भी थी उनकी, और वो जो है उनको काफ़ी वो उनको चाहते भी थे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं उनका मन करता था कि जो है उनके साथ जाएँ, तो इसलिए वो भी ज्यूरिच जा रही थी, तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी जो है ज्यूरिच की पढ़ाई करने जो है जाऊँगा। सो जो फेलो स्टूडेंट थी उनका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। और मिलेवा मैरिक भी जो थी क्लेवर क्रीचर थी, माने वो भी काफ़ी होशियार थी पढ़ाई लिखाई में, और इसलिए एल्बर्ट उनको पसंद भी करते थे। एंड दिस यंग सर्ब, सर्ब बोलते हैं सर्बियन होता है, सो दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। और ये जो सर्बियन लड़की थी स्विट्जरलैंड व यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में इसलिए पढ़ने आई थी क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे भी जो यूरोप में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो वुमेंस को डिग्रीज दिया करती थी। पहले वुमेंस को कॉलेज में अलाउ नहीं था, तो पर कुछ यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने अलाउ कर रखा था। सो यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच उनमें से एक थी, तो इसलिए जो है वो मिलेवा पढ़ना चाहती थी, तो वो भी जो है वहाँ पर आई थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स
those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो आइंस्टीन ने क्या देखा कि उनका एक एली माने उनका एक एसोसिएट था जो फ़िलिस्तीन्स के अगेंस्ट था, तो उन्होंने उनमें देखा इस चीज़ को कि वो भी जो है फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट ही रहती है। फ़िलिस्तीन एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा जो आर्ट वगैरह, लिटरेचर, म्यूज़िक इन सब को लाइक नहीं करते, माने थोड़ा रिजिड टाइप लोग होते हैं, तो ऐसी एक कम्युनिटी है। So those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. तो दोनों का कहीं ना कहीं आइंस्टीन और जो मिले हुए थे उन दोनों का कहीं ना कहीं सोच विचार चीज़ों को लेके एक ही था, तो आखिरकार दोनों को जो है एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड द कपल फेल इन लव and letters survive in which they put their affection into words mixing science with tenderness. तो कहीं ना कहीं दोनों का जो है काफ़ी अच्छा उनका रिलेशन चलने लगा और दोनों पढ़ाई की बातें करते थे और उनकी जो साइंस थी अब वो किससे मिक्स होने लगी, वो टेंडरनेस से मिक्स होने लगी। टेंडरनेस से मिक्स होने का मतलब कि अब उनको साइंस के साथ साथ जो है वो लोग एक अफेक्शन की भी पढ़ाई करने लगे। रोट आइंस्टीन बताते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अ वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। वो बताते हैं कि हम दोनों कितने खुश हैं, हम दोनों कितना प्राउड फील करते हैं कि हम दोनों ने जो है एक अच्छे रिलेशन के साथ साथ हमने एक अच्छी खोज भी करी है किस चीज़ के ऊपर, अबाउट द रिलेटिविटी, कि हमने रिलेटिविटी के ऊपर एक बहुत ही विक्टोरियस कंक्लूजन हम दोनों ने जो है वो निकाला। और वो कैसे पॉसिबल हुआ है, वो हमारे रिलेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि हमारा रिलेशन जो है इतना अच्छा है और हम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों ने जो है इस चीज़ को पाया है। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. So बताते हैं 21 साल की उम्र में जब एल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेजुएट हो गए, तो वो ग्रेजुएट तो थे पर साथ साथ वो अनएम्प्लॉयड भी थे, अभी उनको जॉब वगैरह नहीं मिली थी। एंड ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो उनको जो है अपने शुरुआती दौर में ग्रेजुएट पूरी करने के बाद जो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट का भी काम करा, उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी दिए लोगों को, और फिर आखिरकार 1902 में उनकी जो है जॉब लगती है एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस होते हैं कि जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होती थी, वो साइंटिफिक इन्वेंशंस को चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं, उनमें कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, कुछ चीटिंग तो नहीं है, इनको टेक्निकल एक्सपर्ट चेक करा करते थे। तो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट वो बर्न में जो है वो अपॉइंट होते हैं। While he was supposed to be assessing with other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas and secret. तो उस दौरान जब आइंस्टीन जो दूसरों की इन्वेंशंस को एसेस करते थे, चेक करते थे, तो एक तरफ तो वो इनको कर रहे थे चेक, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आइंस्टीन के खुद के दिमाग में कुछ खुद के आइडियाज़ उनके दिमाग में कुछ ना कुछ सीक्रेट में चलते रहते थे जो वो सच में इन्वेंट करना चाहते थे। And he is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और बताते हैं कि वो जोकिंगली जो है सबको ऐसा कहते थे कि उनका जो डेस्क ड्रॉर है वो किससे भरा हुआ, अबाउट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, माने वो थियोरेटिकल फिजिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। तो बताते हैं कि उस टाइम का जो पेपर्स रिलीज़ होते थे साइंस से रिलेटेड, तो उसमें आइंस्टीन का जो सबसे फेमस पेपर था 1905 में पब्लिश हुआ था, और उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जो है बताया था। और उसमें उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और उन्होंने बताया था कि जो है वो टाइम और डिस्टेंस क्या नहीं होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट माने कि वो मतलब एक दूसरे के रिलेशन में कुछ भी नहीं होते आप अगर टाइम और डिस्टेंस की बात करें। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। उनका कहना था कि आप अगर सोचे टाइम और डिस्टेंस परफेक्ट है, मतलब सेम है, तो ऐसा नहीं है। कहते इवन दो क्लॉक्स भी अगर आप देखें तो दो क्लॉक्स भी जो एक्यूरेटली बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। If they come together again after a journey, one of them has been moving very fast relative to other। और कहते हैं कि मतलब अगर आप दोनों क्लॉक्स को कैसे मेज़र करें कि वो दोनों क्लॉक्स जो हैं वो जर्नी पर जाएं और जब वापस आएँ, जिसमें से एक तेज़ चल रही है और एक हल्की चल रही है, तब भी मतलब उनका टाइम जो है वो सेम नहीं रह सकता। So from this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। और इसी थ्योरी की वजह से जो उन्होंने एक फार्मूला उन्होंने निकाला, और वो फार्मूला उन्होंने जो बताया था अबाउट रिलेटिविटी के ऊपर मास एंड एनर्जी से रिलेटेड, वो उन्होंने बनाया था E एंड MC स्क्वायर। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जहाँ पे E स्टैंड्स फॉर एनर्जी और M स्टैंड्स फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से उन्होंने इसको कंसिडर करा था और उन्होंने इसको बताया था।
इसकी खोज उन्होंने ही करी थी। सो व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। और उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन करा था कि अगर आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हैं तो 2 घंटे का समय भी ऐसा लगता है जैसे बस 2 मिनट हो। एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। और कहते हैं कि और अगर आप मतलब गर्म चूल्हे पे बैठे 2 मिनट के लिए तो वो गर्म चूल्हे पे 2 मिनट बैठना भी आपके लिए 2 घंटे के बराबर होगा। ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इतने मतलब हम कहते हैं ह्यूमर के साथ चीज़ों जो है लोगों को समझाया था और उन्होंने इसकी जो है खोज करी थी। So while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। तो अब आइंस्टीन जो है अपने जब साइंस से इतने ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, अपनी साइंस में इतना ज़्यादा वो उसमें चीज़ों को ढूंढने लगे, चीज़ें सॉल्व करने लगे, इन्वेंट करने लगे, फिज़िक्स में इतना ज़्यादा उनका लगाव हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो अनरेवलिंग हो रही थी। अनरेवलिंग माने वो स्टार्टिंग टू फॉल वाली पोजीशन पे आ गई थी, क्योंकि अब वो सोशल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो अब जब बिज़ी हो गई थी तो वो घर पे अपनी वाइफ वगैरह को टाइम दे ही नहीं पा रहे थे। सो एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़। सॉरी, अभी मतलब वाइफ नहीं थी, उनकी फ्रेंड ही थी, तो उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इसकी वजह से जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो कहीं ना कहीं जो है वो डाउनफॉल पे आ गई थी। बट एल्बर्ट ने सोचा था कि जब उनकी पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो मिलेवा से शादी करेंगे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। पर उनकी जो मदर थी एल्बर्ट की, वो मिलेवा से शादी करवाने के लिए अगेंस्ट में थी। वो नहीं चाहती थी कि एल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करें। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। क्यों? क्योंकि उनकी मदर को लगता था कि मिलेवा जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन से जो है 3 साल बड़ी हैं और वो उनके बेटे के लिए जो है वो काफ़ी बड़ी रहेंगी, तो वो नहीं चाहती थी कि उससे शादी करे। एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। और कहीं ना कहीं वो मिलेवा के जो इंटेलिजेंस था, मिलेवा इतनी होशियार थी, वो उस चीज़ को भी लेकर घबराती थी। उनको लगता था कि ये दोनों ही जो है ऐसे पढ़ने वाले हो जाएंगे और दोनों ही जो है ऐसे किताबों में घुसे रहेंगे, तो फिर कैसे रहेगा। तो इसलिए भी वो नहीं चाहती थी। एंड शी इज़ अ बुक लाइक यू। उनका कहना था कि वो भी तुम्हारी तरह एक किताब है। एंड हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। तो आइंस्टीन ने जब देखा कि मदर इतना ज़्यादा अपोज कर रही है और वो भी थोड़ा अपने काम में बिजी थे, तो आइंस्टीन ने जो शादी का आइडिया था वो थोड़े दिन के लिए जो है वो उन्होंने रुकवा दिया, उन्होंने उस आइडिया को मना कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। बट ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने जो है आखिरकार 1903 जनवरी 1903 में उन्होंने शादी करी। एंड हैड 2 sons। और उनकी जो है मतलब लाइफ अच्छी चल रही थी और उनके 2 बेटे भी थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टेड। बट वो हुआ कि वो प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म तो होनी नहीं थी, वो तो और चलनी थी और उसमें और ज़्यादा उन्हें इन्वॉल्व होना था। और उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि उनकी मैरिज लाइफ जो है कुछ सालों बाद जो है फेल्टेड होनी शुरू हो गई, यानी वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई। मिलेवा जो थी मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा भी जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान हो गई। उनका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, पढ़ाई करके किसी चीज़ को कामयाब होने का, किसी चीज़ को पाने का, वो ख़त्म होता चला गया और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ जो है वो बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई साल तक उनकी लगातार लड़ाई चलती रही। एंड द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990। और आखिरकार वो दोनों ने जो है 1919 में डिवोर्स ले लिया। सो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो फर्स्ट डिवोर्स हुआ था वो 1990 में मिलेवा से उनका जो है डिवोर्स हो गया और जो है वो लोग उनका शादी का रिश्ता जो है टूट जाता है। एंड आइंस्टीन मैरिड इज कज़न एल्सा द सेम ईयर। पर आइंस्टीन जो है वो आइंस्टीन ने जो है जिस साल में उनकी डिवोर्स हुआ उसी साल में जो उनकी कज़न थी एल्सा, उन्होंने उससे ही जो है वो शादी कर लेते उसी साल में। सो आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद इज राइज टू वर्ल्ड फेम। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो पर्सनल चैप्टर था हम कह सकते हैं वो एक वर्ल्ड फेम के सामने जो है वो नहीं आया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1915 में उन्होंने जो है एक पेपर उन्होंने अपना रिलीज़ करा, पब्लिश कराया, इट्स ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और जो सच में बहुत ही ज़्यादा साइंस की दुनिया में क्रांति लाने वाला पेपर था। मतलब पेपर इसलिए बोलते हैं कि वो पब्लिश करा जाता था, जो भी इन्वेंशन होती थी वो लिख कर लोगों को बताई जाती थी। सो वो बिल्कुल मतलब देश दुनिया में क्रांति लाने वाली वो थ्योरी थी और उन्होंने पूरे मतलब एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक नई खोज थी वो। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और उन्होंने जो 1915 में वो अपनी खोज लोगों के सामने रखी थी, तो 1990 में जब एक सन एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण हुआ, तो सूर्य ग्रहण ने उन सारी थ्योरी को जो है बिल्कुल सच साबित कर दिया, बिल्कुल एक्यूरेट साबित कर दिया जो आइंस्टीन ने लोगों को बताई थी। तो जब ऐसा हुआ तो आइंस्टीन को जो है लोग फिर बहुत मानने लगे। एंड इट करेक्टली कैलकुलेटेड एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और उन्होंने आइंस्टीन ने जो है बहुत
बहुत एक्यूरेटली ये पहले ही कैलकुलेट करके एडवांस में बता दिया था कि जब ऐसे एक्लिप्स होगा तो जो स्टार्स हैं उनसे किस तरीके से लाइट डिफ्लेक्ट होकर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड की वजह से जो है यहाँ पर आएगी, वो उन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके बताया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। बताते हैं उन दिनों उनके उस पेपर को, उनके उस काम को जो है सारे अखबारों में बहुत उनको नाम मिला, बहुत लोगों ने उनको देश दुनिया में उनको जाना, और उस सारे पेपर्स ने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से उन खबर को जो है छापा था। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टीन को जो है इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको फिजिक्स में 1921 में। एंड ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस चीज़ के लिए उनको जो है पूरे वर्ल्ड से जो है सम्मान और इन्विटेशन मिलने लगे थे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने जो है मीडिया ने उनको काफ़ी इस चीज़ के लिए जो है अपलॉड भी करा था, उनको काफ़ी सराहनीय काम के लिए उनको काफ़ी सराहा था, और उनकी जो है काफ़ी लोगों ने जो है बहुत उनकी प्रशंसा भी की थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने जो है एक नई खोज उन्होंने दी थी, पूरे वर्ल्ड को जो उन्होंने एक नई चीज़ दी थी जिससे नए नए मुकाम, नए नए डेवलपमेंट जो है लोग हासिल कर सकते थे।